Hello and welcome to this Battle for Maharashtra special on Headlines today. Many believe that this Maharashtra election is a make or break election for the Shiv Sena and its leader Uddhav Thackeray. The first state election after the death of Balasaheb Thackeray, the Shiv Sena Supremo. The first election in 25 years where the BJP and Shiv Sena are actually contesting against each other rather than as allies. And also the first election where a member of the Thackeray family is almost openly pitching for the chief ministership of Maharashtra. Who better than Uddhav Thackeray to take on that question? Is this a make or break election? क्या ये हम मान सकते हैं उद्धव जी कि ये मेक और ब्रेक, जीने मरने की स्थिति अब आ गई है शिवसेना को? सेना के लिए मेक और ब्रेक का सवाल नहीं है, हम लड़ रहे महाराष्ट्र के लिए। और अगर आप सवाल करें ये चुनाव मेक और ब्रेक की है तो मैं मानता हूं महाराष्ट्र की जो जनता है उनके लिए है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस बार आप बीजेपी के साथ नहीं हैं। बीजेपी हमारे साथ नहीं है। बीजेपी आपके साथ, पर आप जिस तरह से बीजेपी पर अब आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, लग रहा है कि एक तरह से बड़ी कटुता आ गई है, बड़ी बिटर फाइट हो गई है। राजदीप जी, एक मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं आपको लगता होगा कि उसमें एक कटुता है, लेकिन वो मैं मेरे दिल से कह रहा हूं और इसलिए क्योंकि मुझे कोई आनंद नहीं हुआ कि युति टूट गई, चलो अच्छा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने युति तोड़ी है, मैंने नहीं तोड़ी। नहीं, जब आप कहते हैं रैली में कि अफजल खान की आर्मी बन गई है जो बाहर से आके महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, जब आप एक तरह से बीजेपी को अफजल खान की आर्मी से जोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सारे लोग मानते हैं कि शिवसेना अकेली है, लेकिन साथ में जनता है। मैं लोगों के सामने ये रख रहा हूं कि एक तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी हैं जो आज तक जिनके पास पावर थी, वो पैसे से बाकी सारी चीज़ों से बहुत ही बड़े लोग हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जिनके पास आज हाथ में केंद्र की सरकार है और कई राज्य है, और इसलिए जैसे उस वक्त एक था समय आया था कि सारे लोग अफजल खान के वक्त, मतलब शिवाजी महाराज जी के वक्त, बहुत ही वो जो फौज थी उनके पास क्या नहीं था, सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे, तोपखाना था, सब था। तो ये सारी चीज़ें लग रहा है कि उसी तरीके से सारे लोग, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी को जोड़ रहे हैं आप। बीजेपी को जोड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि देखो ना, सारे मंत्री, अब सीमा खुली पड़ी है, आज भी वहां से खबरें आ रही, आप ही लोग दिखा रहे हैं, कल जो गोलाबारी होगी उसमें 5 अपने नागरिक बेचारे शहीद हो गए। तो कौन है उनको बचाने वाला कौन है? और ये जो केंद्र सरकार है उनको तो हमने देश सौंपा है, तो वो छोड़कर वो अगर राज्य की स्टेट इलेक्शन में आ जाए तो वो गलत बात नहीं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री महाराष्ट्र नहीं आ सकते, कैंपेन नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, देश के है। पर वो बीजेपी के भी लीडर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जब उन्होंने शपथ ली तो क्या कहा है, मैं सब नागरिकों के साथ समानता से व्यवहार करूंगा जी, समानता से व्यवहार करूंगा। तो मेरे जब मतलब बाला साहब जो कहते थे, सिर्फ नरेंद्र भाई के खिलाफ मैं नहीं हूं, खिलाफ तो नहीं हूं, मेरा कोई विवाद नहीं है उनसे, लेकिन बाला साहब ने ये बात तब कही थी बहुत साल पहले। जैसे अभी पृथ्वीराज जी ने इस्तीफा दे दिया, अजित पवार ने इस्तीफा देने के बाद उनकी सरकार हार गई, 1 मिनट में पूरा करता हूं, तो पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो अब कोई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं है। फर्क ये होता है जब आप और मैं अगर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक मिनट पार्टी का लीडर करके लोगों के सामने जा रहा हूं और आप प्रधानमंत्री होने के नाते से आप सबके सामने जा रहे हैं, तो फर्क होगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं आपने पर्सनल बनाया है नरेंद्र मोदी के नहीं, खिलाफ। बिल्कुल नहीं। सामना ने भी बनाया, आपने भी बनाया है, कई बार आपने आक्षेप किया है नरेंद्र मोदी पर। नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, आपने कहा, आप अभी भी कह रहे हैं। अभी भी कह रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में कुछ नहीं उनके लिए, ऐसी कोई कटुता की भावना नहीं। क्या मेरा विवाद हो सकता है? नरेंद्र भाई और मेरा झगड़ा लड़ाई क्यों हो सकती है? तो क्यों हुआ है? हो गया है, कैंपेन में हो रहा है। बिल्कुल, इसी के कारण मैं ढूंढ रहा हूं, बीजेपी ने क्यों रिश्ता तोड़ा हमसे। मुझे कहीं लगता है कि एक तरफ ये लड़ाई है कि असली हिंदू हृदय सम्राट कौन है, क्योंकि अब तक बालासाहेब ठाकरे जब तक थे तब तक महाराष्ट्र में उनका नाम सबसे आगे था। अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं, कहीं ना कहीं बन जाए। तो आप मानते हैं आज नरेंद्र मोदी लीडर नंबर 1 है महाराष्ट्र के भी? सुनो 1 मिनट, आप 2-3 चीजें एक साथ मत करो। हिंदू हृदय सम्राट की बात करें तो बाला साहब क्यों हिंदू हृदय सम्राट बने? क्या खासियत थी उनकी? क्या वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, क्या उनके हाथ में ताकत थी? तब भी पाकिस्तान डरता था उनको,
अमरनाथ यात्रा की बात करें, और वो इसलिए जो भी बात वो कहते थे वो करते थे। तो आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वैसे कहते कुछ है और करते कुछ और है? अरे भाई मैंने कहा ही कहा है कुछ। आपने मैंने जो बात कही है वो बात सब देख रहे हैं, जो बात मैंने कही नहीं वो बात बता रहे हैं। नहीं, आपने मैं सामना ने कभी कभी गुजरात और महाराष्ट्र का भी कंपैरिजन किया है कि आप कि एक तरह से आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए ही काम करते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं। सुनो, ये जो फोकस है, ये फोकस नरेंद्र मोदी नहीं है, महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन है, और स्टेट इलेक्शन में जो लोगों की समस्या है वो हमारा फोकस है। सिर्फ हमारा कहना इतना है, उसके पीछे दुख भी है कि कल तक हम उनके साथ उनको चल रहे थे। नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनना ये सबके साथ हमारा भी सपना था, जरूर था, लेकिन उस वक्त शिवसेना आपको साथ में चली। अब ऐसी क्या बात होगी कि आपने युति तोड़ दी? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की अब रणनीति है कि वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है दिल्ली में, लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो उनको लगता है ये एक मौका है ये दिखाने के लिए कि हम नंबर 1 पार्टी है। हो सकता है, लेकिन हमको सहयोगी की जरूरत नहीं है। हो सकता है, लेकिन लोकसभा के बाद जो स्टेट में उपचुनाव हुए उसका नतीजा आप जरा देखो, बिहार के नतीजे देखो, उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए, लोकसभा में तो कितने 72 73 एमपी आ गए ना बीजेपी के। ऐसे अखिलेश जी ने क्या किया कि बाद में अब जो उपचुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी आगे आ गई। फिर गुजरात में कोई भी कांग्रेस के पास लीडर नहीं है तो भी कांग्रेस वहां आगे बढ़ी, राजस्थान में कांग्रेस आगे बढ़ी थोड़ी। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी अब सहयोगियों को दूर रख रही है? ये कहीं दुख है आपको? न केवल आप है, सुनो, आप अकाली रामविलास पासवान, कुलदीप बिश्नोई का क्या किया उन्होंने? कुलदीप बिश्नोई को तो उन्होंने मतलब बिल्कुल लोकसभा चुनाव में खुलेआम कहा था कि कुलदीप बिश्नोई हमारे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों युति तोड़ी आपने? नवीन पटनायक के साथ युति क्यों टूटी? नवीन पटनायक तो आपको लगता है अब पासवान जी, अकाली जी सबको एक तरह से चेतावनी है कि जितने भी सहयोगी है बीजेपी अब एक में अकेला चलना चाहती है? ये डर है आपका? डर नहीं, डर किस बात का? कि आप कमजोर हो रहे हैं, बीजेपी मजबूत हो रही है। उसमें डर की क्या बात है? डरने की क्या बात है? दुख जरूर है, वो इसलिए क्योंकि जब संकट समय था, देखो शिवसेना भारतीय जनता पक्ष की युति कब बनी? तब बीजेपी के कितने सांसद थे? सिर्फ 2 पूरे देश में, सिर्फ 2, आडवाणी साहब और दूसरे कौन पता नहीं, 2 ही सांसद थे। और तब बाला साहब ने उनको आह्वान किया कि भाई हिंदुत्व की जो वोट है उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए, आप साथ आ जाओ। प्रमोद जी आए, हमारी युति बनी, बीच में उस वक्त थोड़ी सी टूटी, फिर से बनी, और तब से लेके आज तक 25 साल हमारी युति चली। 25 साल जब युति चली, मैं जहां से देख रहा हूं, मेरी याद यही कहती है कि तब कोई विवाद हुआ नहीं, ऐसे नहीं, विवाद हुए, लेकिन यहाँ के लोग जैसे प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, पिछले समय तो नितिन जी भी थे जी। हम लोग यही बैठते थे महाराष्ट्र में और दिल्ली में कहते थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, युति बनी रही, और अब आप आइए। तब अटल जी आते थे, आडवाणी जी आते थे और प्रचार शुरू होता था। नहीं, लेकिन तब यह भी था कि बाला साहब जैसे बड़े नेता थे, प्रमोद महाजन थे। अब बीजेपी के नेता समझ रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो हमको उनकी बात सुनने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं आपको 150 सीट चाहिए थे मिनिमम। चाहिए थे मतलब क्या? आप मेरे पास थे नहीं, पर बीजेपी को लगता है कि उनकी ताकत अब बड़ी है, उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे नहीं है, तो हम उनके साथ ज्यादा बार्गेन कर सकते हैं, ज्यादा सीटें ला सकते हैं। लेकिन किसी को क्या लगे उससे, स्थिति बदल गई है। किसी को क्या लगे उससे मेरा कुछ काम नहीं है ना। मेरी पार्टी तो मुझे बढ़ानी है, और मेरे कार्यकर्ताओं ने पिछली बार काम नहीं किया था। हमारे भी तो 18 एमपी आए। आपको क्या लगता है जितनी सारी कामयाबी मिली उसमें शिवसेना का कोई योगदान नहीं है? शिवसेना का कोई योगदान नहीं। कहीं मैं देख रहा हूं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपको बिट्रे किया है, ये मान जाइए, ये आपको बिट्रेल लग रहा है। अरे भाई, मेरे मानने का नहीं, आपको लग रहा है। आप मुझे बताइए, बिट्रेल आपको दुख है, गुस्सा भी है? दोनों है, जरूर है। दुख भी है, गुस्सा भी है, जरूर है। और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, अमित शाह के खिलाफ है, या पार्टी स्टेट पार्टी लीडरशिप के खिलाफ है? किसके खिलाफ है? सुनो, ना ही मेरे नरेंद्र भाई से कोई विवाद हुआ, ना ही कोई झगड़ा हुआ, ना ही कोई लड़ाई हुई, ना ही अमित शाह से कुछ हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि जो बात मैं कह रहा था कि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं था। हम सारे लोग यहीं पे बैठते थे, मुंबई में बैठते थे। कभी कभी वो हमारे घर आया करते थे, प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे। और जैसे पिछली बार भी बाला साहब, वो जो हमारी चर्चा थी उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन गोपीनाथ जी थे, बाद में नितिन जी थे। और इस वक्त पहले दिन से कहा गया कि दिल्ली ने यह तय किया है, दिल्ली ने यह तय किया है।
तो यानी state- एक तरह से दिल्ली का दबाव है, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड आ गया है कि दिल्ली समझता है कि दिल्ली की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समझता है कि महाराष्ट्र के लिए क्या सही होगा। हर स्टेट के लिए। तो ये कहां तक आप मानोगे कि हम हर एक राज्य की अपनी अपनी कुछ अस्मिता नहीं है? पर बीजेपी कहती है लोगों ने वोट दिया नरेंद्र मोदी के नाम पे जनरल इलेक्शंस में, फिर नवीन पटनायक जी के यहाँ क्यों नहीं चली लाट आपकी? पर महाराष्ट्र में चली ना। चलो। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नाम एक पर मिनट, लोगों ने वोट दिया, इसलिए बीजेपी कह रही है हमें एक ज्यादा मिनट, सीटें चाहिए एक थी। मिनट, ओडिशा में नहीं चली, पश्चिम बंगाल में नहीं चली, तमिलनाडु में नहीं चली, 3-4 जगह तो चली नहीं। अच्छा, अकाली दल हमारे साथी है, जरूर है, जी। लेकिन पंजाब में भी तो इतनी नहीं चली, वहां तो आपके आगे चुनकर। तो आपको लगता है बीजेपी कहीं डिक्टेटर बन गई है, थोड़ी डिक्टेटरशिप आ गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात एक एरोगेंस अहंकार आ गया है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कि कोई कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी पार्टी, मेरे पास 169 सीट्स थी जी, पिछले समय हम लड़े थे, और ऐसा मत कहिए कि हमने उनको कुछ छोड़ा ही नहीं था। जब से हमने विधानसभा चुनाव इकट्ठा लड़ना शुरू किया, तब शायद बीजेपी के पास 105 103 सीटें थी, वो आज तक 119 हो गई। उद्धव जी, लेकिन कहीं लोगों को यह भी लगता है कि ये लड़ाई जो है मुख्यमंत्री के लिए, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। चलो पल भर मानो कि ये लड़ाई आप मानते हैं कि नंबर 1 पार्टी कौन होगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी है, ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है। एक मिनट, अगर पल भर मानो कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं जी, क्या अपराध है उसमें? नहीं, क्या कोई गुनाह अपराध है? नहीं, कोई गुनाह नहीं तो है, इसलिए वो आप ज्यादा सीटें चाहते हैं। चाहते नहीं, मेरे पास थी ही, पर वो आप पहले ये- वो 5 साल पहले, अरे 5 साल मतलब अब जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया। आप कह रहे आज भी लोगों के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रास्ते सड़क कुछ नहीं है। पर बीजेपी मतलब- बीजेपी बढ़ गई है, शिवसेना कमजोर हुई है। बीजेपी बढ़ गई ऐसा आपको लग रहा है, और यही मैं कहता हूं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था कि मोदी जी की लहर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो बदलाव आने लगा है स्टेट इलेक्शन में, बिहार में नीतीश और लालू जी की गठबंधन हुई, बाद में उनको 11 सीटें मिली, उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ, राजस्थान में भी वही हुआ, गुजरात में भी वही हुआ, उत्तर प्रदेश में वही हुआ, और इतना ही नहीं, अपने खुद की नरेंद्र भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका उम्मीदवार था, वो हार गया है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। पहले आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात हुई कि नरेंद्र भाई जिस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जीत गए, उसी चुनाव क्षेत्र में उपचुनाव जो विधानसभा के लिए हुआ, वो बीजेपी क्यों हारी? वो तो नरेंद्र भाई की अपनी जगह है, तो क्या वहां लहर नहीं चली? वहां लोगों ने यानी आप कह रहे हैं लहर अब नहीं है, अब कोई लहर नहीं है, नरेंद्र मोदी की लहर आज महाराष्ट्र में नहीं है। ये बाकी जो जगह है उसका नतीजा परिणाम जो है वो क्या दिखा रहे हैं? आप मुझे कारण बताइए, वाराणसी की सीट बीजेपी क्यों हारी? गुजरात में कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है, फिर कांग्रेस वहां 3 सीट, यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लहर कम हुई है। देखो, मैं सच्चाई पर विचार करने वाला हूं। मैंने बीजेपी को भी यही कहा था, मेरे सैनिकों को भी यही कहा था कि लोकसभा चुनाव वो एक अलग बात थी, वो इतिहास हो गया, इतिहास हो गया। अब 5 महीने पहले हुआ है वो चुनाव, और बीच में सारे उपचुनाव हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई महत्वाकांक्षा की है कि क्यों नहीं होनी चाहिए कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मेरे मुख्यमंत्री पद का अगर मैं कहूं, बीजेपी भी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री बने, फिर उन्होंने कहना चाहिए ना, मेरे ऊपर क्यों लाद रहे? और मेरी सीटें खाकर क्यों 34 सीट मांग रहे थे? वो 34 मतलब एक गोवा स्टेट हो गई। नहीं, वो कह रहे हैं दोनों पार्टी उतने ही सीट लड़ेंगे, आप 140 लड़िए, वो 140 लड़िए। फिर लोकसभा में क्यों नहीं किया 50-50? तो अगर 50-50 आप मानते हैं महाराष्ट्र में नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। पहले ही तय हुआ था कि दिल्ली आप संभालो, महाराष्ट्र में हम संभालें। आप आज ये सब कह रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि चुनाव के बाद आप और बीजेपी एक साथ फिर मिल जाएंगे, तो ये सब लड़ाई जो है शैडो बॉक्सिंग है, केवल नूरा कुश्ती है। क्या मिलेगा उससे किसको? सरकार बनेगी आपकी। नहीं, कैसे? अगर बीजेपी को 100 मिलते हैं, आपको 60 मिलते हैं, या आपको 100 मिलते हैं या आपको 100 मिलते हैं और बीजेपी को 60 मिलते हैं, पूरी सरकार आई तो आपको लगता है पूरी सरकार आएगी? 5 अरे भाई, जब ममता जी की अकेली सरकार आ सकती है, जयललिता जी की आ सकती है, मायावती जी की आ सकती है, ये महिला होकर लड़ती है और जीतती है। सर, पोल सर्वे तो दिखा रहे हैं कि आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी, आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सारे पोल सर्वे है, निकालिए। आप नहीं मानते कि आज बीजेपी? फिर एक काम करो ना, चुनाव लेने से ज्यादा अच्छा होगा कि सर्वे ले लो और डिक्लेयर करो। चुनाव क्यों ले रहे हैं आप? उद्धव जी, फिर ये सबकी जो मगजमारी है ना, मैं भी क्या है, तो क्या फैक्टर है आपको आज की तारीख में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लगता है कि आज आप हमें इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, इसलिए क्या है यस,
क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोगों के मन में एक गुस्सा था जी। वही गुस्सा आज भी कायम है। कांग्रेस वो कांग्रेस NCP एनसीपी के खिलाफ, जी। क्योंकि इन लोगों ने 15 साल महाराष्ट्र को लूटा है। जी। लोग ये मान कर चल रहे थे कि हम महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाएंगे, हम महायुति को वोट करेंगे। अचानक 25 साल पुरानी युति बीजेपी ने तोड़ी और इसका लोगों के मन में बहुत ही गुस्सा है। यानी आप जैसे आप लहर अगर मोदी जी की मानते हो तो शिवसेना प्रमुख जी की भी लहर है। तो आप एक मराठी मानुस कार्ड खेल रहे हो कि मराठी मानुस का अपमान हुआ है। आपको लगता है जिस तरह से युति टूटी है, जिस तरह से ये अलायंस टूटा है, हिंदुत्व का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान, हिंदुत्व का अपमान है। और सारे महाराष्ट्र में जितने सारे महाराष्ट्रियन हैं उन लोगों को ऐसे लग रहा है कि अपने साथ ही धोखाधड़ी हुई है। लोग तो कह रहे हैं मराठी वोट खास करके मुंबई थाने में एक बार फिर टूटेगा। एमएनएस जो है, राज ठाकरे आपके अभी भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां आप बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आप और राज ठाकरे एक साथ नहीं आते तब तक मराठी वोट बढ़ता रहेगा मुंबई थाने जैसे एरिया में, और उसका नुकसान आपको होगा। लोग एक बार फंसे थे, जरूर फंसे थे, लेकिन अब लोगों के मन में जो गुस्सा है वो गुस्सा यही कह रहा है कि इन लोगों ने अपने साथ धोखाधड़ी की है। और अब आप देखोगे सिर्फ मराठी नहीं, अन्य भाषी भी जो है वो शिवसेना को साथ देंगे। राज ठाकरे आपको डैमेज नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि मैं तो रोज लोगों में घूम रहा हूं। राज ठाकरे आपको डैमेज नहीं करेंगे। अब 19 तारीख को पता चलेगा। आप राज के साथ संबंध एक बार फिर नाता जोड़ने की जो लेकिन बात आती है, वो इस सवाल इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है। चुनाव के बाद, चुनाव में वो मुद्दा ही नहीं है। चुनाव के बाद क्या आप चुनाव के बाद, चुनाव के पहले ये सब कोई ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं लड़ रहा हूं और मुझे पक्का आत्मविश्वास है कि शिवसेना अकेली सरकार बनाएगी। तो कोई चांस नहीं राज और उद्धव की एक ग्रैंड शिवसेना। बाकी सवाल जब कोई उसका मतलब ही नहीं है तो उसमें जवाब इस चुनाव में, चुनाव के बाद, लेकिन जिसका कोई इससे संबंध नहीं तो उत्तर देने में कोई मतलब ही नहीं है। पर एक बात है कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, लेकिन वहीं आपने अपना एक ऑप्शन खुला रखा है। आनंद गीते जो आपके मंत्री हैं वो केंद्र में अभी भी मंत्री है, एनडीए के हैं, यानी एनडीए को आपने छोड़ा नहीं है। नहीं, वो बात, ये जो बात है मैंने पहले कही थी कि आनंद गीते जी को भी मैं बोलूंगा पद छोड़ो, लेकिन फिर बहुत सारे लोग जैसे हमारे उस वक्त जो मित्र थे राजू शेट्टी वगैरह, उन्होंने कहा कि छोड़ो मत। और फिर मैंने सोचा कि इस विषय पर चुनाव के बाद ठीक से बात होनी चाहिए। सुनो एक मिनट, यानी दोनों हाथ में आप लड्डू चाहते हैं, आप दिल्ली का लड्डू भी चाहते हैं, महाराष्ट्र का लड्डू भी चाहते हैं। नहीं, सुनो एक मिनट, इतना आसान नहीं है आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, इतना आसान नहीं है। जितने सारे सांसद महाराष्ट्र से बीजेपी के भी चुन कर आए, क्या उनमें शिवसेना के मत नहीं है? आपको क्या लगता है शिवसेना ने काम नहीं किया? हमारे लोगों ने भी मेहनत की है। यानी अलायंस बनेगा, यानी अलायंस चुनाव के बाद अभी भी आप वो एक दरवाजा खुला रख रहे हैं कि चुनाव के बाद अलायंस बीजेपी शिवसेना का एक बार फिर होगा। आप ही प्रश्न पूछकर आप ही उत्तर देना चाहते हो तो आप ही करो, फिर मैं बोल लूंगा। नहीं, बताइए। तो मैं यही कहता हूं कि जब चुनाव थे तब मैंने जैसे कहा कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनना हमारा भी सपना था जी, और उस वक्त शिवसेना ने भी कड़ी मेहनत की है, मैंने खुद की है। हमारे सारे जो सामान्य शिव सैनिक है उन्होंने अपना घर द्वार छोड़कर धूप हो या कुछ भी हो मेहनत की है, लोगों को बाहर आने के लिए कहा है, वोट करने के लिए कहा है, तो उनकी भी मेहनत उसमें शामिल है। हाँ, एक बात जरूर कि अगर मैं मंत्री पद से हट जाऊं तो बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लड्डू की बात आप कह रहे हैं, क्या लड्डू उसमें जो खाता मिला है उसमें क्या है? लड्डू पैसे खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम क्या कर सकते हैं हम? तो आपको लगता है कि आपको ऐसी एक मिनिस्ट्री दी गई है दिल्ली में जहां आप ज्यादा काम नहीं कर सकते? ये तो पहले दिन मैंने कहा था, लेकिन नरेंद्र भाई ने जब फोन कर मुझसे बात की थी तो मैंने उन पर विश्वास रखा और आज भी कहता हूं उनके साथ कोई ऐसा झगड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि भाई युति क्यों तोड़ी, आपने ये मुझे बताइए, क्यों हिंदुत्व से रिश्ता तोड़ा? कोई उस मंत्री से मुझे लेना देना नहीं है, मंत्री पद में छोड़ दूंगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो सुन रहा हूं अब आरएसएस भी कह रही है कि वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेगी इस चुनाव में। क्या कहीं ना क्यों? क्योंकि हिंदुत्व के साथ ये धोखाधड़ी हुई है। ये हिंदुत्व के साथ धोखा, इसके लिए किसको आप जिम्मेदार, एक व्यक्ति को रखते हैं, पूरे पार्टी को रखते हैं? देखो मैं आपको या शिवसेना या आपके एम्बिशन को रखते हैं कि जब आपका भी जिस तरह नरेंद्र मोदी का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, आपका भी सपना है मुख्यमंत्री बनने का। अगर मैं कहूं कि भाई चलो पल भर मान लो कि मेरा सपना है, उसमें बुराई क्या है? पहले मतलब तो आप चाहते थे कि बीजेपी आपको समर्थन करे जिस तरह से आपने बीजेपी को केंद्र पे समर्थन किया। एक बात जरूर कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मेरा सपना है, जरूर है। क्यों छोड़ू मैं, क्यों छुपाऊं? फिर बीजेपी क्यों लड़ रही है कि क्यों? पर आप बनना चाहते हैं क्योंकि बाला साहब का सपना नहीं था कि वो खुद बने, आप खुद बनना चाहते, फर्क ये हो गया है। मैं सपना देखने वालों में से नहीं हूं,
मैं तो लोगों को कुछ देना चाहता हूं। अगर कोई अच्छी व्यक्ति मिले, मुख्यमंत्री बने और लोगों का काम करे, अच्छा है। लेकिन यही मैं कह रहा हूं, पलवर मानो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, उसमें गलत क्या है? गलत उसमें तो फिर मतलब मैं अगर कहूं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो गलत है, और आप कहेंगे, आप मतलब बीजेपी कहेगी, तो मैं मान लूं, स्वीकार करूं? नहीं, बीजेपी कह रही है कि आपके एम्बिशन की वजह से अलायंस टूटा। देखो, जब आप अचानक इम्प्रैक्टिकल बात करना शुरू करें, जी, हमने आज तक पिछले समय भी 171, उसमें 2 सीटें मैंने बीजेपी को दी थी ज्यादा, जी, तो 169, और बीजेपी के पास थी 119, 119, जो 105 से लेकर 119 तक आए थे। तय ऐसे हुआ था, हमारे जो मित्र पक्ष थे उस वक्त, मैं 9 जगह छोड़ूंगा, वो 9 जगह छोड़ेंगे, और फिर 50-50, और वो 50 भी जो वो चाहेंगे, वो मतलब जिसकी विनिंग चांसेस ज्यादा है, ऐसी सीटें। इसका अर्थ ये हो गया कि आप साथ में रहना है तो कुत्ते की तरह रहो, नहीं तो जाओ। आप आज कह रहे हैं कि बीजेपी आपको एक तरह से संदेश दे रही थी कि अगर आपको रहना है हमारे साथ तो कुत्ते की तरह रहो। बिल्कुल यही अर्थ हो गया उसका। यानी बीजेपी ने आपको एक तरह से बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। कुत्ते की तरह ट्रीट किया नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि रहे तो ऐसे चुप भरूंगा तो चुप बैठो, नहीं तो। और फिर मैंने यहां तक कहा कि भाई देखो कैसे होता है राजदीप, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी पूरे देश में? 300 से ज्यादा। लोकसभा में सरकार लाने के लिए कितनी क्या आवश्यकता होती है? 272। सारे मित्र पक्ष साथ में थे ना, एनडीए की सरकार थी ना। फिर बीजेपी ने मिशन 272 क्यों किया ना? हमने आक्षेप लिया, कभी उसका विरोध किया कि भाई ये क्या है, हम साथ में हैं तो मिशन 272 क्या है? और आपने रास्ता दिखाया। मेरे पास मार्च में 169 सीट्स थी, तब मैंने अगर मिशन 150 किया तो उसमें मैंने क्या गलत किया? आप करते हैं तो सही है, मैं करूंगा तो गलत है, ये मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आप मुझे साफ साफ बताइए इसके बाद, क्या आप एक बार फिर बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे या नहीं? क्या ये अलायंस रहेगा, ये हिंदुत्व का अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा? पहले बीजेपी ने बताना चाहिए कि हिंदुत्व के साथ उन्होंने रिश्ता क्यों तोड़ा, और हिंदुत्व के साथ वो रिश्ता बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये सिर्फ मेरा उत्तर नहीं होगा। आपने दरवाजा खुला रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि युति मैंने तोड़ी नहीं, युति भाजपा ने तोड़ी है। और अगर वो चुनाव के बाद वापस आना चाहते हैं तो पहले अगर हम साथ में मिलते थे, रहते थे, और उस वक्त जब सरकार ऐसी आ रही थी तो आपने रिश्ता क्यों तोड़ा? तो आप अगर वो आपको अगर आप इस सवाल का जवाब दे तो आप फिर तैयार हैं एक बार फिर? ऐसे बिल्कुल नहीं। आज और एक बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए, जो बात नरेंद्र भाई ने कुछ कही कि महाराष्ट्र एक रहेगा। फिर मैंने सुना है कि देवेंद्र और नितिन जी ने कहा कि नहीं, हम तो विदर्भ को अलग बना के रखेंगे। तो महाराष्ट्र तोड़ने के लिए मैं साथ नहीं दूंगा। कोई सवाल नहीं उठता उसका। महाराष्ट्र तोड़ने के लिए मैं साथ नहीं दूंगा। आखिर में आपको पूछूंगा, अगर इस चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी आती है और शिवसेना नंबर 2 पार्टी आती है, तो क्या आप मानेंगे कि स्थिति बदल गई है? ऐसे होने वाला नहीं, होगा नहीं, होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नंबर 1 पार्टी रहेंगे? बिल्कुल रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। और आप महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनूंगा? अगर लोगों ने बनाना चाहा तो मैं बनूंगा जरूर। चुनौती के रूप में मैं स्वीकार करूंगा इसको, सपना नहीं मेरा। चुनौती के रूप में आप? बिल्कुल करूंगा। उद्धव ठाकरे, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय महाराष्ट्र।